Welcome to session 5 of some basic concepts of chemistry. In this session, we'll study about the laws of chemical combinations. अब हमको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कंपाउंड्स बनते हैं तो जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेंगे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के. हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर कंपाउंड्स. सो वी हैव सेड दैट कि जो कंपाउंड्स दे आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन. यानी कंपाउंड जब भी बनेंगे तो केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा ही बनेंगे. पर ये जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं एलिमेंट्स के टू फॉर्म कंपाउंड्स, दे आर गवर्न्ड बाय सम बेसिक लॉज. और ये जो बेसिक लॉज या जो प्रिंसिपल्स है, दीज आर सेड टू बी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. अब ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है ये कौन कौन से हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो पहला वाला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. और ये जो लॉ है ये सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किया था बेटा एंटनी लेवेज़र ने 1789 में. और उन्होंने बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं केमिस्ट्री में उसके बदौलत ये जो है लॉ लिखा हुआ था. और ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ कहता है कि द मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज जब भी होगा तो जो मैटर है वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही क्रिएट होगा. इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. यानी आपने जितना भी मास लिया है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, उतना ही मास आपको जो है प्रोडक्ट साइड में मिलेगा. और इसीलिए इस लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. हम एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही है. तो पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि चलिए जब मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज के लिए देखते हैं. हमने एक पीस ऑफ आइस लिया जो कि सॉलिड होता है, H2O सॉलिड, और उसको एक कोनिकल फ्लास्क में लिया. अब ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसका हम लोगों ने वेट कर लिया तो हमको पता चल गया कि कितना वेट है. और फिर हमने उसको हीट किया. अगर हम हीट करते हैं तो जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर बनेगा विच इज इनटू द लिक्विड फॉर्म. यानी फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड. अब ये जो फ्लास्क है हम इसका जो है वेट करते हैं फिर से. तो जब हम वेट करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई जब पहले सॉलिड था तब जितना वेट था अब लिक्विड होने पे भी वेट उतना ही है. ये बताता है कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो ये वेरीफाई करता है हमारा कि भाई फिजिकल चेंज होने के दौरान या जब भी फिजिकल चेंज होगा तो मैटर ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही क्रिएट हुआ है. टोटल मास जो था पहले हमने लिया था रिएक्टेंट्स वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल चेंज का. तो अगर सपोज केमिकल चेंज के दौरान हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, 100 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं और उसको हीट करते हैं एक क्लोज्ड ट्यूब में. अब जब हम लोग उसको क्लोज्ड ट्यूब में हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा और वो देगा 92.6 ग्राम्स ऑफ मर्क्यूरी एंड 7.4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है. क्या क्या लिया था हम लोगों ने? हमने लिया था मर्क्यूरी ऑक्साइड 100 ग्राम्स. जब हमने हीट किया तो हमें मर्क्यूरी का मास मिला 92.6 ग्राम्स और ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो कितना हुआ था? 7.4 ग्राम्स ऑक्सीजन जो हमारा कलेक्ट हुआ. अब हम अगर इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए तो HGO सॉलिड विल गिव Hg सॉलिड प्लस O2 गैस. अब रिएक्टेंट साइड में मास देखते हैं. रिएक्टेंट साइड में हम लोगों ने HGO का मास कितना लिया था? 100 ग्राम्स लिया था. अब प्रोडक्ट साइड में आपको मर्क्यूरी मिला और ऑक्सीजन मिला. मर्क्यूरी का मास था 92.6 मिला और ऑक्सीजन का कितना मास मिला? 7.4. अब इसको जोड़ते हैं तो आप देखिएगा बेटा जो प्रोडक्ट साइड है उसमें भी 100 ग्राम्स ही आता है. 92.6 प्लस 7.4 विल गिव यू 100 ग्राम्स. यानी जितना मास रिएक्टेंट साइड में था 100 ग्राम उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइड में मिला. तो ये प्रूफ करता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज
द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी हम अब ये कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटनी लावेसियर ने दिया वो करेक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के दौरान ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा ना ही मास जो है वो क्रिएट होगा। टोटल मास जो रहेगा रिएक्टेंट साइड में उतना ही मास रहेगा प्रोडक्ट साइड में। लेकिन इस लॉ के लिए कुछ लिमिटेशंस है और ये लिमिटेशंस है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस डू नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों? क्योंकि जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा कुछ ना कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी according to Albert Einstein's equation E equals to mc square, जहाँ पे E is the energy produced when m is the mass destroyed। तो कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी at the cost of mass। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है दे विल नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल है 41.6 grams of BaCl2 on reaction with 19.6 grams H2SO4 produce 14.6 grams of HCl and x grams of BaSO4. Find the value of x। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। किसका किसका रिएक्शन हो रहा है? BaCl2 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में, तो BaCl2 प्लस H2SO4 ये रिएक्टेंट साइड में हो गया। अब जब हम इसको हीट करेंगे, रिएक्शन जब होगा BaCl2 का H2SO4 के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है। हमें BaCl2 का मास दिया हुआ 41.6 ग्राम्स, H2SO4 का मास दिया 19.6 ग्राम्स। सिमिलरली BaSO4 जो है उसका मास हम लोगों को जो है वो निकालना है और HCl का मास हमें दिया 14.6 ग्राम्स। ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना होगा? 41.6 प्लस 19.6 और प्रोडक्ट का मास कितना होगा? x जो कि BaSO4 का प्लस 14.6। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 41.6 प्लस 19.6 शुड बी इक्वल टू x प्लस 14.6। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x विल बी इक्वल टू 41.6 प्लस 19.6 माइनस 14.6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 46.6 ग्राम्स। यानी हम इस तरीके से BaSO4 जो कि अननोन क्वांटिटी था उसका हम लोगों ने मास निकाल लिया एंड दैट इज 46.6 ग्राम्स। इसी तरीके से और एक न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास में 100 grams of CaCO3 on heating gave 44 grams of CO2 and x grams of CaO. Apply law of conservation of mass to calculate the mass of CaO। तो फिर वही बात, हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब CaCO3 जो था उसको हीट हमने जब किया तो वो CO2 दे रहा है और CaO दे रहा है, तो चलिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। CaCO3 gives CaO प्लस CO2। अब डाटा क्या दिया हुआ है? CaCO3 दिया है हम लोगों को 100 ग्राम्स, CaO हमको निकालना है, लेट इट बी x ग्राम्स, और CO2 हमारा मिला है 44 ग्राम्स। अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको समझ में आता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? CaCO3 है रिएक्टेंट साइड में 100 ग्राम्स और प्रोडक्ट साइड में क्या मास होगा? x प्लस 44 ग्राम्स। यानी 100 शुड बी इक्वल टू x प्लस 44। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी x का वैल्यू आएगा 100 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 56 ग्राम्स। और इसीलिए द मास ऑफ CaO इन द रिएक्शन विल बी इक्वल टू 56 ग्राम्स। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। 28 grams of nitrogen combines with 6 grams of hydrogen to form y grams of ammonia. Find the value of y। अब नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में और क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। अब इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन दे रहा है अमोनिया। इसको बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट तो 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 3 आएगा और अमोनिया का 2 आएगा। देखिए बैलेंस हो गया इक्वेशन। जितने हाइड्रोजन आपको रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में, जितने नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में उतने ही प्रोडक्ट साइड में है। अब हमें मासेस भी दिए हुए हैं। नाइट्रोजन का मास दिया है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 6 ग्राम और हमें पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा। Now, according to law of conservation of mass, total mass of reactant should be equal to the total mass of product. अब इस हिसाब से जो रिएक्टेंट का मास है, टोटल मास, वो हो जाएगा 28 प्लस 6, नाइट्रोजन का 28 और हाइड्रोजन का 6, सो दैट विल बिकम 34। तो जो अमोनिया बना है दूसरे साइड में, प्रोडक्ट साइड में, उसका भी मास उतना ही होना चाहिए और इसीलिए अमोनिया का मास बनेगा 34 ग्राम्स। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। If 25.2 grams of sodium bicarbonate are added to 60.0 grams of acetic acid solution, the residue is found to weigh 72.0 grams. What is the mass of CO2 released in the reaction? अब ये रिएक्शन लिखने के टाइम में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। किसके साथ में रिएक्ट हुआ है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है CH3COH, यानी रिएक्टेंट साइड में आएगा NaHCO3 प्लस CH3COH। अगर सपोज इनका रिएक्शन होता है आपस में तो आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट, यानी CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिएगा जो डाटा है उसमें दिया है कि भाई NaHCO3 तो 25.2 ग्राम है और CH3COH जो है वो 60 ग्राम है। प्रोडक्ट साइड में CO2 दिया हुआ है हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए, तो लेट अस से CO2 इज X। तो बाकी का बचा हुआ जो है हम उसको रेसिड्यू मान लेंगे, यानी CH3COONA प्लस H2O ये आपका रेसिड्यू हो जाएगा। तो ये रेसिड्यू का मास कितना दिया हुआ है, यानी CH3COONA प्लस H2O का कंबाइंड मास दिया हुआ है 72.0 ग्राम्स। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में मास कितना कितना है? NaHCO3 का 25.2 और CH3COH का 60.0। So 25.2 plus 60.0 should be equals to CH3COONA plus H2O मिलके मास दिया 72.0 और जिसका निकालना है CO2, let's say it is X, तो 25.2 plus 60.0 should be equals to 72.0 plus X। तो X का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो X will be equals to 25.2 plus 60 minus 72 and that comes down to be 13.2 grams. Hence mass of CO2 released will be equals to 13.2 grams. तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए दूसरा वाला एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये दूसरा वाला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन है उसी को हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये जो लॉ है ये प्रपोज किया था जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 में, और लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है एनी प्योर कंपाउंड however made contains the same elements in the fixed ratio of their weights। जब भी कोई कंपाउंड आपको मिला, वो चाहे कोई भी सोर्स हो, जिधर से भी आपको मिला, उसमें हमेशा वही एलिमेंट्स रहेंगे और उसी फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे। या हम इसी लॉ को इस तरीके से बोल सकते हैं कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, यानी कोई भी कंपाउंड में वही एलिमेंट और उतने ही प्रपोर्शन में पाए जाएंगे चाहे आपका कोई भी सोर्स ऑफ ऑकरेंस हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट अस से हमने वाटर जो है वेल वाटर ले लिया, सी वाटर ले लिया, पॉन्ड वाटर ले लिया, रिवर वाटर ले लिया, चाहे कोई भी सोर्स हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे वाटर के अंदर, उसके अलावा दूसरे कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। कोई भी वाटर ले लीजिएगा और उसमें हमेशा जो मास का रेशियो रहेगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो हमेशा 2:16 रहेगा, यानी 1:8 ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने 2 क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए अलग अलग सोर्स से।
एक नेचुरल ओरिजिन है और एक सिंथेटिक ओरिजिन है। अगर हम इन दोनों का क्यूप्रिक कार्बोनेट्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं और अगर सपोज डाटा देखते हैं तो आपको परसेंटेज कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन सेम ही मिलेगा दोनों में। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल सैंपल में परसेंट कॉपर 51.35 है तो सिंथेटिक सैंपल में भी परसेंट कॉपर 51.35 ही रहेगा। परसेंट कार्बन जो है वो 9.74 है, अगर आप सिंथेसिस करके देखोगे तो सिंथेटिक सैंपल में भी 9.74 ही मिलेगा। नेचुरल जो सैंपल है कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट का, उसके अंदर परसेंट ऑक्सीजन अगर 38.91 है तो सिंथेटिक में भी 38.91 ही मिलेगा। ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। देखिए, आपको एक नेचुरल लिया था, आपने एक सिंथेटिक लिया था, लेकिन उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे वो वही एलिमेंट्स थे और उतने ही फिक्स्ड प्रोपोर्शन में थे। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में अलग अलग मेथड से। पहला वाला मेथड हमने किया बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को अगर सपोज आप हीट करते हो CaCO3 को तो आपको मिलता है CaO प्लस CO2। दूसरा आप लोगों ने जो CO2 को प्रिपेयर करने के लिए मेथड यूज किया बाय बर्निंग कोल, है ना। कोल को अगर सपोज हम लोग जो है बर्न करते हैं तो अगर बर्न करेंगे तो C+O2 गिव्स CO2। फिर तीसरा आपने किया कि बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मार्बल, यानी CaCO3 प्लस HCl। तो CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl करेंगे तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसमें जो आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और एक ले सकते हैं जैसे बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको अगर सपोज ट्वाइस NaHCO3 इसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये चारों में आपने अलग अलग तरीके से CO2 जो है वो प्रिपेयर किया है। तो ये जो CO2 आपको चारों रिएक्शंस में मिला है, चारों अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से मिला है आपको CO2, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेंगे और वो भी बाई रेशियो मास 12:32 यानी 3:8 प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। ये कंफर्म करता है कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स जो है, कोई भी अगर सपोज आप केमिकल कंपाउंड बनाते हो तो वो करेक्ट पाया जाएगा। That means chemical compounds always contain same elements in the same proportion by mass। अब इस लॉ के भी जो है वो लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये हैं कि ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, इट इज नॉट अप्लीकेबल इफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं वो तो आपको पता है, दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक सैंपल में जो है वो नॉर्मल कार्बन है और दूसरे वाले में रेडियोएक्टिव कार्बन है, यानी दो आइसोटोप है C12 और C14। तो C12 से जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो रहेगा 12:32 यानी 3:8। लेकिन वही अगर सपोज रेडियोएक्टिव कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ रहेगा तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होना चाहिए 14:32 यानी रेशियो हो जाएगा 7:16। यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन हम एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स को नहीं लगा सकते। और एक लिमिटेशन होता है कि ये जो लॉ है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट। अगर वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट है तो भी हम लोग ये जो लॉ है उसको अप्लाई नहीं करेंगे। यानी आपको ध्यान में रखना है, दो तरीके से ये लॉ जो है उसके लिमिटेशन है। एक आइसोटोप्स को अप्लाई नहीं हो सकता, उन एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं हो सकता अगर सपोज वो कंपाउंड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन वेरिएबल जो है इक्विवेलेंट वेट शो कर रहे हैं। तो चलिए हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल नंबर 1, 12.976 grams of lead combines with 2.004 grams of oxygen to form PbO2. In another case, PbO2 is obtained by heating lead nitrate and found that percentage of oxygen present in PbO2 is 13.38%. With the help of given information, illustrate the law of constant composition। मतलब ये कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि हमने दो सोर्सेस से PbO2 पाया। पहले वाले में जो PbO2 मिला हमको उसमें 12.976 ग्राम्स लीड है और जो कि कंबाइन होता है 2.004 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमको PbO2 मिल रहा है।
और दूसरे में हमको डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर वही पता है, PbO2 में 13.38%। तो पहले वाला जो हम लोगों ने PbO2 पाया है उसमें अगर सपोज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन उतना ही है जो कि दूसरे सोर्स से पाया हुआ है, तो हम समझेंगे कि दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। केस 1 में मास ऑफ लीड कितना दिया हुआ है 12.976 ग्राम्स और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया 2.004 ग्राम्स। तो मास ऑफ PbO2 कितना होगा 12.976 प्लस 2.004 तो हो जाएगा 14.98 ग्राम, यानी टोटल मास PbO2 का पता चला। उसमें ऑक्सीजन 2.004 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया 2.004 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड कितना है हमारा 14.98 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कैलकुलेशन करेंगे आंसर आता है 13.38%। यही जो है हमको सेकेंड वाले ऑक्साइड में भी इतना ही जो है परसेंटेज दिया 13.38 ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों के अंदर जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो सेम है। तो ये डाटा इलिस्ट्रेट करता है कि दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आइए अब एक दूसरा न्यूमेरिकल भी करते हैं। Two different methods were used to prepare copper oxide. In the first method, 1.75 grams of copper gave 2.19 grams of copper oxide. In the second method, 1.14 gram of the metal gave 1.43 grams of the oxide. Show that the given data illustrates the law of constant proportion. ये आपका न्यूमेरिकल है। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमको दिया क्या है, हमको ये दिया है कि भाई जो कॉपर ऑक्साइड है वो दो अलग अलग मेथड से बनाया हुआ है। पहले वाले मेथड में क्या हुआ, पहले वाले मेथड में आपने 1.75 ग्राम्स ऑफ कॉपर लिया और उससे आपको 2.19 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला। दूसरे मेथड में आपने क्या किया 1.14 ग्राम्स ऑफ कॉपर लिया और उससे आपको 1.43 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड मिला। अब हमको ये बताना है कि दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो डाटा है वो इलिस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके लिए अगर सपोज हम दोनों ही ऑक्साइड में, दोनों जो मेथड से आपको कॉपर ऑक्साइड मिला उसमें अगर सपोज परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालते हैं और वो अगर सपोज सेम आता है तो इसका मतलब दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखिएगा पहला वाला जो आपका ऑक्साइड था कॉपर ऑक्साइड, उसमें मास ऑफ कॉपर कितना दिया 1.75 ग्राम और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया 2.19 ग्राम्स। तो परसेंट कॉपर कितना निकलेगा, परसेंट कॉपर विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 1.75 डिवाइडेड बाय 2.19 इंटू 100 यानी 79.9%। अब अगर चाहिए तो आप ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकालिएगा। परसेंट ऑक्सीजन कितना आएगा, देखिए अगर कॉपर ऑक्साइड है तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन ही होगा। अगर 79.9% अगर सपोज कॉपर है तो बाकी बचा हुआ 100 में कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। सो परसेंट ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 माइनस 79.9 और वो आएगा 20.1%। अब दूसरा जो मेथड से आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया हुआ है उसमें मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 1.14 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड कितना बना हुआ है, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है 1.43 ग्राम। तो उसमें भी परसेंट कॉपर निकालते हैं। परसेंट कॉपर निकालेंगे तो मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आ जाएगा 1.14 डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 100 यानी 79.7%। तो अगर इसमें 79.7% मिला तो परसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 79.7% यानी 20.3। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली दोनों में जो है परसेंटेज कॉपर और परसेंटेज ऑक्सीजन जो है वो सेम है और इसीलिए ये शो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। क्यूप्रिक ऑक्साइड was prepared by two different experiments. In experiment 1, 2.75 grams of cupric oxide contains 2.196 grams copper, while in experiment 2, 2.952 grams copper oxide contains 2.359 grams copper. Show that the experimental data illustrates the law of constant composition. तो इसमें भी आपको दो अलग तरीके से आपने क्या किया है, आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया है। पहले वाले में 2.75 ग्राम्स ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड में 2.196 ग्राम्स ऑफ कॉपर है, जबकि दूसरे वाले में 2.952 ग्राम्स ऑफ
कॉपर ऑक्साइड में 2.359 ग्राम्स कॉपर है। तो अगर दोनों में फिर से हम लोग परसेंटेज कॉपर निकालेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालेंगे, तो भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला वाला मेथड जो था, एक्सपेरिमेंट 1 जो था, उसमें मास ऑफ कॉपर आपके पास में कितना है 2.196 और मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है 2.75 ग्राम्स। तो परसेंटेज कॉपर होना चाहिए मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्साइड इंटू 100, यानी 2.196 डिवाइडेड बाई 2.75 इंटू 100, यानी होगा 79.8%। और अगर परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है तो, क्योंकि कंपाउंड सिर्फ कॉपर और ऑक्सीजन का बना हुआ है, तो 79.8 अगर सपोज 100 में से निकाल देंगे तो बचा हुआ जो है वो ऑक्सीजन रहेगा। तो 100 माइनस 79.8 आपको मिलेगा 20.2% ऑक्सीजन। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 2.358 ग्राम्स और मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है 2.952 ग्राम्स। तो हम लोग परसेंटेज कॉपर कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कॉपर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय 100। वो कितना आएगा 2.358 डिवाइडेड बाय 2.952 इंटू 100, और वो आता है 79.8%, एग्जैक्टली उतना ही जितना पहले एक्सपेरिमेंट में आपको मिला हुआ था। अब अगर सपोज आप परसेंट ऑक्सीजन निकालना चाहते हो तो अगेन 100 माइनस 79.8 आपको मिलेगा 20.2%। यानी दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको जो कॉपर ऑक्साइड मिला या क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला है, उनमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो सेम है। कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज दोनों में ही जो है आपका जो है सेम है, और इसीलिए दिस इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो हमने अभी तक दो लॉज देख लिए। पहला वाला आपने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मास, और दूसरा आपने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। अब हम तीसरा वाला लॉ देखते हैं, और थर्ड वाला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये जो लॉ है, ये लॉ डाल्टन ने दिया हुआ था 1803 में, और इस लॉ के हिसाब से when two elements combine to form two or more than two compounds, the mass of one element which combines with fixed mass of the other will be in a simple whole number ratio। अब simple whole number ratio मतलब न्यूमेरिकल रेशो। मतलब ये कि अगर सपोज दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ में रिएक्ट कर रहा है, दोनों ही केसेस में, दो कंपाउंड्स में, उनमें भी आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, H2O और H2O2। अब H2O में अगर सपोज हम लोग परसेंटेज मास की बात करें, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:16 रेशियो में रिएक्ट करते हैं बाई मास। अब 2:16 यानी 1:8। सिमिलरली अगर हम H2O2 की बात करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो आ जाएगा 2:32 यानी 1:16। अब देखिए, ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स बाई मास रिएक्ट करते हैं 1 पार्ट बाई मास ऑफ क्या हाइड्रोजन वाटर में, और ऑक्सीजन के 16 पार्ट्स बाई मास रिएक्ट्स विद 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O2। यानी दोनों में हाइड्रोजन को अगर फिक्स करते हैं 1 पार्ट, ओके, तो ऑक्सीजन का कितना पार्ट आ रहा है, H2O में 8 और H2O2 में 16। अब इनको आपस में अगर सपोज इनका रेशियो लेते हैं, तो देन इट इज 8:16 यानी 1:2। मतलब दो एलिमेंट्स अगर दो कंपाउंड बना रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और 16 कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास कितना लिया हम लोगों ने, 1 लिया, तो इनका भी आपस में जो है सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, जैसे 8:16 यानी 1:2। एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास होना चाहिए 12:16 यानी 3:4। सिंपल रेशियो 3:4 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज टू ऑक्सीजन जो रेशियो है वो होता है 12:32 यानी 3:8। अब देखिए, दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास फिक्स हो गया 3,
तो पहले वाले कंपाउंड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन के साथ में 4 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में 3 पार्ट्स बाई मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। तो उनका आपस में रेशो 4:8 यानी 1:2 अगेन। इसका मतलब ये है कि जब भी दो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा जो है दो एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तब मास ऑफ वन एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं दोनों कंपाउंड में, वो भी आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो एग्जिबिट करेगा। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसके ऊपर अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म two oxides which contains 42.9% and 27.3% carbon respectively. Show that these data illustrates the law of multiple proportion. तो हमारे पास में दो ऑक्साइड्स है कार्बन के, एक में कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 42.9% और दूसरे में दिया 27.3%। अब पहले में अगर कार्बन का परसेंटेज 42.9% है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना निकलेगा पहले वाले में, 100 माइनस 42.9 यानी 57.1। देखिए, अगर 42.9% अगर कार्बन है तो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली दूसरे वाला ऑक्साइड में क्या होगा, दूसरे वाला ऑक्साइड में 27.3% कार्बन है, तो बचा हुआ ऑक्सीजन होना चाहिए। सो 100 माइनस 27.3 यानी 72.7% जो है वो ऑक्सीजन है। अब हम ये चेक करते हैं कि पार्ट ऑफ कार्बन दैट कंबाइंस विद वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दोनों में निकालते हैं। तो कैसे मिलेगा, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ये देगा वन पार्ट ऑक्सीजन के साथ में कितना कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले वाले ऑक्साइड में 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1 यानी 0.751 हो जाएगा, और दूसरे वाले में द पार्ट ऑफ कार्बन दैट कंबाइंस विद वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7, तो वो आता है 0.376। अब दोनों कंपाउंड में जो कार्बन का मास आया है उनका आपस में अगर रेशो लेते हैं 0.751 इज टू 0.376, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2:1, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो है, और इसीलिए ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करता है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म टू कंपाउंड्स आउट ऑफ विच फर्स्ट कंटेन्स हाइड्रोजन कंटेंट 5.93% while the other contains 11.2%. Show that the data illustrates law of multiple proportion. तो इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। पहले में हाइड्रोजन का कंपोजिशन दिया 5.93% और दूसरे में दिया 11.2%। तो देखिएगा, अगर सपोज पहले वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.93 है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 माइनस 5.93, जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है, तो वो हो जाएगा 94.07%। अब अगर सपोज हम ये देखें कि भाई कितना ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है फॉर वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने इसका रेशियो लेना है, दैट इज परसेंट ऑक्सीजन अपॉन परसेंट हाइड्रोजन, यानी 94.07 अपॉन 5.93 विच विल बी इक्वल टू 15.86, यानी एक पार्ट हाइड्रोजन के साथ में 15.86 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है पहले वाले कंपाउंड में। अब दूसरे वाले कंपाउंड में परसेंटेज हाइड्रोजन दिया है 11.2%, अब तो फिर परसेंटेज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 11.2 यानी कितना हो गया, 88.8%। अब इसमें भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन फॉर वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो रेशियो लेना पड़ेगा। सो 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2 विल बी इक्वल टू 7.9 पार्ट्स। अब देखिएगा, पहले वाले कंपाउंड में एक पार्ट हाइड्रोजन के साथ में 15.86 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, जबकि दूसरे वाले में एक पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ में 7.9 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अब इनका आपस में अगर रेशियो लेते हैं तो 15.86 is to 7.9 equals to 2:1, यानी जो रेशियो है ऑक्सीजन का दोनों कंपाउंड्स में, दैट इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, विल बी इक्वल्स टू 2:1, विच इज अगेन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, और इसीलिए ये इलस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3,
sulfur and oxygen forms two compounds in which sulfur content is 51% and 41% respectively. Show that the data illustrates law of multiple proportion. यानी आपके पास में इस न्यूमेरिकल में दो कंपाउंड्स दिए हैं कि जो कि सल्फर और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। पहले में सल्फर जो है वो 51% दिया हुआ है और दूसरे में जो सल्फर है वो 41% दिया हुआ है। अब जब आपको परसेंटेज जो सल्फर दिया हुआ है पहले वाले में, वो परसेंटेज सल्फर अगर 51% है तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन दिया होगा 100 माइनस 51 यानी 49%। तो इस कंपाउंड में पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन विच विल कंबाइन विद वन पार्ट ऑफ सल्फर कैसे आएगा, रेशियो ले लेंगे। सो ऑक्सीजन कितना था 49 और सल्फर कितना था 51, सो 49 डिवाइडेड बाय 51 आएगा 0.96। अब यही सेकंड वाले में 41% आप लोगों को सल्फर दिया हुआ है, तो परसेंट सल्फर अगर सपोज 41 दिया हुआ है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 100 माइनस 41 यानी वो हो जाएगा 59%। अब सेकेंड वाले कंपाउंड में जो है पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद वन पार्ट ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा, वो आएगा 59 डिवाइडेड बाय 41। सो 59 डिवाइडेड बाय 41 ये हो जाएगा 1.44। अब देखते हैं दोनों का रेशो कि the parts of oxygen that is combining with fixed mass of sulfur in both of the compound, वो रेशियो देखते हैं तो it will be 0.96 is to 1.44। तो 0.96 is to 1.44 हो जाएगा 2:3, यानी अगेन एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो दिस शोज दैट कि ये जो डाटा है वो इलिस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस तरीके से सेशन 5 में हम लोगों ने 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े। वो थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा वाला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और तीसरा वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। That's all in this session. Thanks for watching. Keep watching and do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET, JEE and board preparation.